ही तो देश चल रहा है, युवाओं से देश चल रहा है, मोदी जी कहते हैं। गुजरात का मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है तो गुजरात का युवा क्या करेगा? सरकार सड़क छाप पॉलिटिक्स कर रही है। आप जो डबल इंजन सरकार की बात कर रहे हैं तो एक इंजन इस तरफ ट्रेन को खींच रहा है, दूसरा इंजन दूसरी तरफ ट्रेन को खींच रहा है। इसमें खींचतानी हो रही है और उसके बीच में युवा, सीनियर सिटीजन, गुजरात के नागरिक। सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आधी रोटी खाते थे और देश के जो गरीब थे उनके लिए काम करते थे। आज अगर वो जिंदा होते तो इतना पैसा खुद के स्टैचू के पीछे खर्च होने नहीं देते। जो पहले से जो सरकार फॉर्मूला चलती आ रही थी कि ऐसे जीडीपी काउंट होता है, उन लोगों ने फॉर्मूला ही चेंज कर दी। आपको काम करना है तो नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, नेशनल पिलर में आपका स्वागत है। मैं शालिनी पांडे। कहते हैं भारत युवाओं का देश है और युवा ही इस देश को आगे चलकर चलाएगा, बढ़ाएगा, देश की उन्नति को, प्रगति को आगे बढ़ाएगा। तो अभी हमारे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद है जिनसे आज हम चर्चा करेंगे गुजरात के कुछ मुद्दों पर। जी हाँ, गुजरात के अंदर आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर युवा क्या सोचता है, इस देश का युवा, गुजराती युवा क्या सोचता है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिन पर आज हम इन सभी बच्चों से बात करेंगे। आप देश के युवा हैं और युवा के तौर पर आप इस देश को और देश की स्थिति के साथ साथ गुजरात की स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? जैसे कि आप देख सकते हो कि गुजरात में युवाओं को जो शिक्षण है, जो एजुकेशन है, उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस सरकार ने, गुजरात की सरकार ने एजुकेशन लाइन को बिजनेस कर दिया है। पिछले 5 सालों में जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनी है उसके सामने गवर्नमेंट की ग्रांट आप देख लीजिए। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी है वो सरकार के मंत्रियों के हिस्सों के साथ बनी है। मतलब एक मिनट, आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है वो बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वहीं की जस की तस है। क्या उसके अंदर कोई सुधार या और बड़ी यूनिवर्सिटीज खड़ी नहीं की गई हैं? कोई सुधार नहीं है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जितनी भी है वो जैसी थी वैसी है और उसके सामने प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का रेशियो बढ़ रहा है। और जो भी स्टूडेंट है जो कांग्रेस की सरकार में, जो पिछली सरकार में 500 या 1000 रुपये दे के एजुकेशन कर सकता था, इंजीनियर, वकील बन सकता था, वो युवा आज गुजरात में 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये फीस भरने के बाद भी LLB करके और इंजीनियरिंग करके भी बेरोजगार घूम रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो इस सरकार ने युवाओं को टारगेट किया है, युवा धन को बेरोजगारी की ओर धकेला है, युवा धन को ड्रग्स की ओर धकेला है। जैसे कि आप देख सकते हैं गुजरात में गुजरात ड्रग्स का हब बन चुका है। युवाओं को बर्बाद करने वाली ये सरकार है। पर इस सरकार से मैं एक ही अपील करूंगा कि ये इस देश ने स्वामी विवेकानंद जैसे युवाओं को पैदा किया है। ये बताइए कि गुजरात के अंदर शराब बंदी और ड्रग्स को और आप किस तरीके से देखते हैं? आपने बोला ड्रग्स जो है युवाओं को बर्बाद कर रहा है, तो युवाओं तक ये ड्रग्स पहुंच कैसे रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। देखिए, युवाओं तक यार सड़कों तक ड्रग्स आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सरकार और ये जो तंत्र चल रहा है, जो सिस्टम चल रही है, उनका भी कुछ ना कुछ हिस्सा है जो इनको चला रहा है। गुजरात में दारू तक की बंदी है तो 1100 1500 करोड़ का ड्रग्स जो बना रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है? 1500 करोड़ का ड्रग्स या ऐसा नहीं है कि बाहर की कंट्री से, बाहर की कंट्री में, बाहर के देश से ड्रग्स आ रहा है। इधर ही डेवलप हो रहा है ड्रग्स, इधर ही ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और गुजरात में ही बिक रहा है। पूरे गुजरात में नहीं, पूरे भारत में गुजरात से ड्रग्स जा रहा है। युवा सच में ऐसा है कि गुजरात के अंदर जो ड्रग्स और शराबबंदी का मुद्दा है वो ज्यादा अहम हो जाता है बाकी सब चीजों से। जिस प्रकार से गुजरात में जो ड्रग्स की बात है, अभी गुजरात में 3 महीनों में लाखों अबजों रुपए का ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट से आया है। सिर्फ वो मुंद्रा पोर्ट किसका है? अदानी जी का जो वो है प्राइवेट पोर्ट है, जो सरकार ने उनको बेच डाला है। अब जो ड्रग्स आ रहा है तो जो पुलिस के अधिकारी है वो ड्रग्स पकड़ रहे हैं, वो बात सही है, हम मानते हैं। लेकिन मुद्दा ऐसा है कि जो ड्रग्स जिसके पोर्ट पे आ रहा है तो अदानी जी पे क्यों कोई कार्यवाही नहीं हो रही है? हम वो पूछना चाहते हैं। जो दारू का मुद्दा है हम उसे पूछना चाहते हैं कि इतना दारू में गुजरात गांधी सरदार का जो हमारा ये गुजरात है, इसमें हमारा जो दारू बंदी है तो इतना सारा दारू कहाँ से आ रहा है? और दारू आ रहा है तो वो तो सिर्फ दिखाने के लिए इतना दिखाते हैं कि इतना जो दारू है वो हमने पकड़ा, लेकिन बाकी का जो दारू वो पकड़ नहीं पाए, निकल गए, वो उसका क्या करेंगे सरकार? मैं वो पूछना चाहता हूँ। सवाल जो है कई
सारे हैं, ये युवा है। युवाओं के लिए ड्रग्स और शराबबंदी का मुद्दा और भी ज्यादा अहम हो जाता है, क्योंकि ये युवा है। इस दिशा में इन लोगों को भटकाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, तो जिस कारण कई लोग देखिए यहाँ पर जो ये युवा है काफी मुखर होकर इस मुद्दे को रख रहे हैं। तो आप क्या कहेंगे, गुजरात के अंदर गुजरात के मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से उसकी हर जगह तारीफ की जाती है? गुजरात एक सही देश है। इसमें सिर्फ डेवलप करने की ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की। ये सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन पहले जो सरकार में थी वो बहुत ही अच्छी थी। पेट्रोल के दाम बहुत ही कम थे पहले हम आसानी से आ जा सकते थे, पर जब जैसे ही पेट्रोल के दाम बढ़ने लगे वैसे ही हम जैसे एक्टिवा से यहाँ पर कॉलेज आते हैं हमारे में, वहाँ ऐसे पेट्रोल की दाम ज़्यादा ही बढ़ने से हम यहाँ कॉलेज भी कुछ व्हीकल लेके नहीं आ सकते। अच्छा, तो मतलब दिक्कत हो रही है, सच में क्या दिक्कत ऐसी है? हाँ, पेट्रोल के दाम बढ़ने से बच्चों को और युवा धन को बहुत ही तकलीफ हो रही है, और जीएसटी और सब युवा लागू। के तौर पर आप बेरोजगारी को किस तरीके से देखते हैं? जब आप इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर जाते हैं तो उसके बाद रोजगार की स्थिति किस तरीके की है? रोजगारी तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। हाँ। ये सरकार पता नहीं कहाँ नौकरियां छुपा के रखी है। यहाँ पे नौकरियां छुपा के रखी है, मतलब क्या सरकार देना नहीं चाहती? सरकार के पास है नौकरी, मिल ही नहीं रही है ना। कहाँ है पता ही नहीं है। इतना पढ़कर इतना एजुकेशन लेकर भी नौकरियां कहाँ मिलती है। और जिस प्रकार से ड्रग्स बिक रहा है वहाँ युवा धन बहुत ही बर्बाद हो रहा है। तो क्या सच में कि नौकरियां, अभी इन्होंने कहा कि नौकरियां छिपा के रखी है, क्या सरकार के पास है, क्या वो देना नहीं चाहती? ऐसी कौन सी सरकार है अगर उसके पास नौकरी है तो वो युवाओं को नहीं देगी, आगे नहीं बढ़ाएगी? जैसे आप देख सकते हो कि गुजरात में लास्ट में जो 14 गवर्नमेंट एग्ज़ाम ली गई, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए 14 की 14 एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए। जो 8-8 महीने से एक साल से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हुए, उनके भविष्य बर्बाद हुए, वो भर्ती कैंसिल करनी पड़ी। ये सरकार ये सरकार मंत्रियों के काबू में है। वो मंत्री जिसको देगा उसको ही नौकरी मिलेगी। जो मेहनत करेगा उसको लास्ट में रोने के ही दिन आने वाले हैं। ये सरकार गवर्नमेंट जॉब देने के झूठे वायदे कर रही है, पर आप देख सकते हैं वादे क्या करे। अभी हाल फिलहाल के अंदर मोदी जी गुजरात के अंदर आए, कच्छ में आए, अब देखिए कई परियोजनाओं का शुभारंभ किया है और उन्होंने बोला है 2047 तक विकसित भारत बन जाएगा। ये जो सारी योजना है, ये दिखावे, ये सिर्फ कागज में है। कहाँ योजना है? गुजरात मॉडल आप देख सकते हो, कहाँ गुजरात मॉडल है? ये तारीफ होती है उसकी, आप क्या बात करें, हर जगह दमखम भरा जाता है। ये सरकार सड़क छाप पॉलिटिक्स कर रही है। इस सरकार ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म कर दिया है। पिछली सरकार में जो विद्यार्थी 10 रुपए किराए में अहमदाबाद के एक कोने से दूसरे कोने में जा सकता था, वो अपना पर्सनल व्हीकल लेके 100 रुपए का पेट्रोल पुराने के बाद भी अपने कैंपस नहीं पहुंचता। मंथली 3000 रुपए पेट्रोल में स्टूडेंट के जाते हैं, जो पिछली सरकार के वक्त में 10 रुपए में कैंपस आता था। सड़क छाप पॉलिटिक्स हो रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट खत्म किस तरीके की पॉलिटिक्स चाहते हैं? अगर अभी बेकार पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं, तो किस तरीके की पॉलिटिक्स, और उस पॉलिटिक्स में क्या क्या परिवर्तन चाहते हैं? पेट्रोल के जो दाम है वो कम किए जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको वेग दिया जाए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाया जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिर्फ नाम का है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस सरकार ने खत्म किया है। 200% टैक्स लगा रही है पेट्रोल पे गवर्नमेंट, और तिजोरियां खुद की भर रही है, पर युवा धन और आम आदमी तिजोरी भर रही है। सरकार तो कहती है हम अपने जो पैसा है गरीबों पे, आम लोगों पर, बच्चों पर, विद्यार्थियों के विकास पर खर्च कर रहे हैं। कौन से गरीब तक पैसा पहुंचा है? हाँ। आप ग्राउंड लेवल चेक कीजिए, कौन से गरीब तक पैसा पहुंचा है? जब बाहर के देश के कोई भी वड़ा आते हैं तो रिवर फ्रंट हो, चाहे वो मोटेरा स्टेडियम हो, जो गरीब रह रहे होते हैं उन पे पर्दा लगाया दिया जाता है और उन गरीबों को छुपाया जाता है और दिखाया जाता है कि गुजरात में गरीबी नहीं है। पर आप ग्राउंड लेवल चेक कीजिए, आप फील्ड में उतरिए, इतनी गरीबी है, इतनी बेरोजगारी है। तेल के दाम देखिए, आप पेट्रोल के दाम देखिए। सच में ऐसा है कि सच में गरीबी है? देखिए, क्योंकि जहां हम कहते हैं गुजरात जो है उद्योगपतियों का शहर है, यहाँ पर रोजगार दिए जाते हैं, अलग अलग शहरों से लोग आते हैं। सच में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो गरीब है वो गरीब ही रहता है, जो अमीर है उसके पास पैसे आते ही रहते हैं, वो रुकता नहीं है। और जो गरीब के पास पैसे आने चाहिए वो नेता लोग अपने में ले लेते हैं, आगे पैसे आने नहीं देते हैं। तो सच में ऐसा है
कि जो गरीब है वो गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, कि सच में ऐसा है? क्योंकि उद्योगपतियों का शहर है, यहीं से बड़े बड़े नामचीन उद्योगपति निकल के गए हैं। नामचीन उद्योगपति की जब आप बात कर रहे हो तो वो उद्योगपति है, वो सरकार सिर्फ उद्योगपति को ही दे रही है। मैं वो कहना चाहता हूँ कि सरकार सब्सिडी गैस के बोतल पे दे रही थी, तो सब्सिडी सरकार को बंद क्यों? आज सरकार ने गैस की बोतल पे सब्सिडी देना बंद कर दिया है, इसीलिए गैस का बोतल का जो दाम है वो 1000 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। वो सरकार कब बंद करेगी? मैं सरकार को वो पूछना चाहता हूँ। आज ये गुजरात का युवा पूछ रहा है कि ये सरकार महंगाई को कब काबू में लेगी, ये सरकार युवाओं के लिए कब काम करेगी, ये सरकार सरकारी नौकरियां युवाओं को कब देगी? जब नरेंद्र मोदी के लिए ही तो देश चल रहा है, युवाओं से देश चल रहा है, मोदी जी कहते हैं। बताइए 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा बोला था, जब उनको केंद्र में उनकी सरकार बनानी थी, सब युवाओं को लॉलीपॉप दी थी कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मैं आज पूछता हूं नरेंद्र मोदी जी को, 7 लाख कुछ नौकरियां दी तो है मोदी जी ने, बताइए। सरकारी नौकरी गवर्नमेंट देने का वादा जो उन्होंने किया था, वो उन्होंने बोला कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी तो मैं युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। वो बोल रहे कि 7 लाख नौकरी दिखी, तो उसका डेटा दीजिए। वो कोई डेटा नहीं पाएंगे। ये सरकार एक ही नीति पे चलना चाहती है, ड्रग्स की नीति पे युवाओं को लेके जा रही है, बेरोजगारी की नीति पे युवाओं को लेके जा रही है। और उनके गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर ने तो वो भी बोल दिया कि तुमको इधर रहना अगर पसंद नहीं है तो हम सर्टिफिकेट दे देंगे, बाहर जो भी कंट्री में जाना हो वहाँ तुम जा सकते हो। ये क्या बात हुई? गुजरात का मिनिस्टर ऐसा बोल रहा है तो गुजरात का युवा क्या करेगा? तो अभी जो डबल इंजन की सरकार है, आप केंद्र के अंदर जो सरकार है वही गुजरात के अंदर सरकार है, तो क्या जो चाहत है गुजरात के लोगों की वो पूरी नहीं हो पा रही? इतने सालों से ये दमखम भरा जाता है कि गुजरात का विकास हो रहा है। गुजरात की आप जो डबल इंजन सरकार की बात करें तो एक इंजन इस तरफ ट्रेन को खींच रहा है, दूसरा इंजन दूसरी तरफ ट्रेन को खींच रहा है। इसमें खींचतानी हो रही है और उसके बीच में युवा, सीनियर सिटीजन्स, गुजरात के नागरिक और इंडिया के नागरिक फंस रहे हैं। एक बाजू वो खींच रहा है, एक बाजू वो खींच रहा है। गुजरात की सरकार अभी सिर्फ 2 लोग ही चला रहे हैं। एक CR पाटिल, उनके जो बीजेपी के अध्यक्ष है, और एक नरेंद्र मोदी और अमित शाह वहाँ दिल्ली में बैठ के चला रहे हैं। विजय रूपाणी जी ने स्पष्ट बोला है कि 25 साल पहले ऐसा करप्शन नहीं होता था, लेकिन अब 25 साल के बाद जब उनकी सरकार आ रही है तो वो खुद ऐसा बोले कि करप्शन हो रहा है, तो उनको निकाल दिया कि आप अब आराम करो। तो अभी भूपेंद्र जी को CM बनाया है, वो नए रबर स्टैम्प पे, वो उनके पास भी कोई भी उनको डिसीजन लेना है तो वो नहीं ले पाएंगे। दिल्ली से कोई लेटर आएगा तो ही वो डिसीजन लेंगे, उसके बिना वो डिसीजन नहीं ले पाएंगे। सच में ऐसा है कि जो सरकार कुछ लोगों के बल पर चल रही है या फिर कोई बड़ा परिवर्तन भी होने वाला है, ये बताइए। जैसे देख सकते हैं कि भूपेंद्र पटेल इतना बड़ा पूरे गुजरात में मालधारी समाज के मुद्दे के लिए पूरा गुजरात जल रहा है। भूपेंद्र पटेल जी ने कोई निवेदन नहीं दिया है मालधारी समाज के लिए कि हम ये कायदे के लिए हम सोचेंगे, ये कायदा हम सुधारेंगे या कुछ भी। भूपेंद्र पटेल चाहे गुजरात में जितना भी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही होती है, भूपेंद्र पटेल उसमें कुछ भी निवेदन नहीं देते। CR पाटिल जी आते हैं स्टेज पे और लॉलीपॉप देके चले जाते हैं। जैसे कि आप सूरत में देख सकते हो, सूरत में मालधारी समाज ने उग्र से उग्र आंदोलन किया। सूरत मालधारी समाज को बोल दिया कि दिवाली तक हम कायदे स्थगित करेंगे। पर मैं आज की सरकार को मैं मालधारी युवा तरीके एक ही चीज कहना चाहूंगा कि ये सरकार ये मत भूलिए कि जब इस देश में गौ हित की बात आई है तब हम गौ हित की आप बात कर रहे हैं, तो गौ हित की तो बीजेपी से ज्यादा कौन बात करता है? इस सरकार से ज्यादा कौन बात करता है? गौ हित सिर्फ ऑन पेपर है। जब वोट चाहिए होते हैं हिंदुओं के तब ये गौ हित की बात करते हैं। अगर गौ हित के सच में ये गौ हित के मार्ग पे चले होते तो जो रबारी वसाहत है, जो मालधारी वसाहत है, 100 साल पुरानी वसाहतें तोड़ दी है इन्होंने, और इन्होंने अपने खुद के मंत्रियों के नाम जमीन की है। गौचर की जो जमीन है उसमें मंत्रियों ने सरकारी जमीन करके खुद ने बेच डाली। 100 करोड़ की गौचर की जमीन के किस्से हर महीने पकड़े जाते। 100 करोड़ की गौचर की जमीन बीजेपी सरकार ने बचाई है। अच्छा, ये बताइए कि गुजरात के मॉडल को किस तरीके से देखते हैं अभी फिलहाल के अंदर, या इसके अंदर कुछ बदलाव की जरूरत है? ये जैसे चला आ रहा है वैसे ही ठीक था या इससे पहले ठीक था? गुजरात का जो मॉडल है तो यह वैसे जैसे हम युवान हैं तो युवाओं के बहुत लिमिटेड मुद्दे होते हैं। एक मुद्दा ऐसा होता है कि जो सरकारी यूनिवर्सिटी है, सरकारी कॉलेज है, उसमें युवाओं को कम से कम फी में पढ़ पाए, लेकिन वो लोग सरकारी यूनिवर्सिटी तो दे नहीं रहे हैं, उससे ज़्यादा वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। वो उनके ही मिनिस्टर खोल रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी के। युवाओं आज उनको वो दिक्कत आ रही है कि सरकारी कॉलेज में उनको जानबूझ के एडमिशन नहीं देने देते कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आओ, 80,000 1 लाख रुपए। सरकारी कॉलेजों के अंदर तो हर किसी का हक है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता
प्राइवेट यूनिवर्सिटी का खर्चा वो तो जा सकता है, उनको कौन रोक सकता है? सरकारी कॉलेज में वो लोग वही लोगों को एडमिशन देते हैं कि जो उनके जो बंधु लोग होते हैं, जो उनके लोगों होते हैं, उनके ही बेटे बच्चे को वो एडमिशन देते हैं। उसके अलावा वो किसी को एडमिशन देते नहीं है। चलिए, और भी लोगों से मैं जरा जानने की कोशिश करूंगी। ये बताइए कि गुजरात के अंदर गुजरात के मॉडल को आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको किस तरीके से देखते हैं? और शिक्षा को पहले तो आप बात सुनिए कि हम न्यूज़ में रोज देखते हैं कि गुजरात में रोज कहीं ना कहीं चीज़ों में भाव बढ़े जाते हैं। तो पहले तो महंगाई कम कीजिए, जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनको तकलीफ होती है। जो अमीर लोग होते हैं वो अमीर ही होते जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं, भाव बढ़े या घटे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन हम जो गुजरात के अंदर, मोदी जी के गुजरात के अंदर हर वर्ग का विकास हो रहा है। विकास की बात तो ये कि जो ये बनाते वही है, लेकिन गरीबों के लिए कोई विकास नहीं हो रहा है। वो बेरोजगारी पर ही चल रहे हैं, वो गरीबी रेखा के नीचे ही चल रहे हैं, उनके लिए कोई नहीं है। तो कहते हैं कि यहाँ की सड़कें देख लीजिए, यहाँ का रिवर फ्रंट देख लीजिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी देख लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी बढ़िया चीजें बना दी है। इतने सारे बाहर से लोग गुजरात के मॉडल को देखने के लिए आते हैं, बताइए। तो ये तो ऐसी बात है ना कि देखोगे ये गरीबों के लिए थोड़ी ना है, उससे रोजगारी कहाँ मिलती है? बताइए क्या कह रहे थे? स्टैचू ऑफ यूनिटी और रिवर फ्रंट बनाने से गरीब के चूल्हे में आग नहीं जलेगी, गरीब के घर में रोटी नहीं आएगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिनका इन्होंने स्टैचू बना दिया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल खुद आधी रोटी खाते थे और देश के जो गरीब थे उनके लिए काम करते थे। आज अगर वो जिंदा होते तो इतना पैसा खुद के स्टैचू के पीछे खर्च होने नहीं देते। ये सरकार जो है, ये सरकार पैसा खर्च होने वाली बात क्या? ये तो एक महान व्यक्ति जो थे उनकी स्मृति में बनाई गई, उनकी याद में, उनके सम्मान में बनाई गई। तो और भी तो लोग बाहर से भी तो आते हैं देखने के लिए। वही वो जो सरकार है, सरकार का स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने का एक ही हेतु था। उनका हेतु ये नहीं था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल महान व्यक्ति है, उनका स्टैचू बनाए। ये जो टूरिज्म आते हैं, जो टूर के लिए आते हैं, उनके पैसे खुद की तिजोरी में भरने का मेन हेतु है। विकास के, शहर के विकास में, राज्य के विकास में लगेगा ना। यूनिटी बनाने से गरीब के घर में रोटी नहीं आएगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी जिसका बना है वो सरदार पटेल आज अगर जिंदा होते तो वो खुद का स्टैचू नहीं बनवाते। उन्होंने खुद ने 2 जोड़ी कपड़ों में पूरा साल निकाला है। ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपको लगता है कि वो 2.5 करोड़ या 3,000 करोड़, 3,000 या 4,000 करोड़ का खुद का स्टैचू बनवाते? उनकी विचारधारा थी कि देश का गरीब ना रहे, देश के गरीब के घर में रोटी आए, देश में जो गरीब है वो कपड़ा पहने, वो देश का गरीब है वो अच्छा शिक्षण मिले। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या लगता है कि गुजरात चुनावों को लेकर आप क्या देखते हैं कि अभी का जो माहौल है वो क्या कहता है? अभी जो गुजरात में चुनावी माहौल जो चल रहे हैं उसमें अलग अलग पार्टी के अलग अलग नेता गुजरात में आ रहे हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी जी आए, अमित शाह जी आए, लेकिन उन्होंने कोई भी गुजरात की जनता के लिए कोई वायदा नहीं किया कि अब अगर परियोजनाएं, कहते 4400 करोड़ की कुछ परियोजनाएं जो थी उसका शुभारंभ किया। शाह जी आए, यहाँ के कुछ प्राइमरी स्कूल्स का इनॉग्रेशन किया। अभी राहुल गांधी आए, उन्होंने भी कई वायदे किए हैं कई फ्री की चीजों को लेकर। बताइए किस तरीके से देखते हैं? मैं वो कहना चाहता हूं कि सरकार जो अभी वादा करके जा रही है, युवाओं को लॉलीपॉप ना दे। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी आते हैं गुजरात में, वो सिर्फ खातमुहूर्त करने के लिए आते हैं। उनके खातमुहूर्त करने में पीछे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो जनता का टैक्स का रुपया है। राहुल जी ने जो बात की वो बात तो थोड़ी मुझे ठीक लग रही है, क्योंकि उन्होंने लग रही है? युवाओं की बात की कि जो लड़कियां को केजी से लेकर पीजी तक का जो एजुकेशन होता है वो फ्री में देंगे। जो गाय का दूध का जो बिजनेस करते हैं उसको 5 रुपए की सब्सिडी देंगे। अगर गैस का बोतल है जो 1000 रुपए में मिल रहा है, वो जो उनकी सरकार आएगी तो 450 में वो गैस का बोतल मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, ऐसा नहीं है कि हम कोई बायसनेस दिखा रहे हैं। ऐसा कोई बायसनेस नहीं है, लेकिन हमने सब रिसर्च किया हुआ है। हम एज अ युवा, आज का युवा ऐसा सोच रहा है कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान में भी है, एमपी में भी थी, कर्नाटक में भी थी, उनकी सरकार पंजाब में भी थी। तो तब उन्होंने उन राज्यों की जनता के लिए काम किया है। तो हमें लग रहा है कि अब युवाओं का एक ही प्रेरणा स्रोत है राहुल गांधी। सरकार ने, अभी की सरकार ने काम नहीं किया। इतने सालों से ये सरकार चलती आ रही है और इतने सालों से कह रहे बड़े बड़े काम किए हैं, गुजरात को आगे बढ़ाया है, और यहीं से निकला हुआ नेता आज पूरे देश पर राज कर रहा है। बताइए, पूरी देश का जो अभी नेतृत्व है वो भी ये गुजरात की धरती में से मिला है। हम सब जानते हैं। लेकिन अब जो बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के सीएम थे तब हमें भी अच्छे लगते थे कि उन्होंने अच्छा काम किया है, उसका कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो पीएम बने हैं, गुजरात
गुजरात की जो गादी है वो कोई और संभाल रहा है। मैं वो कहना चाहता हूँ कि उनके आने के बाद ये वो जो जब से पीएम बन गए तब से वो सिर्फ गुजरात की जनता और देश की जनता को सिर्फ लॉलीपॉप दे रहे हैं। मैं वो कहना चाहता हूँ कि अगर आपको काम करना है तो गुजरात के युवाओं के लिए काम करो, जो गुजरात का गरीब इंसान है उनके लिए बात काम कर रहे हो। काम जो है मोदी जी का काम जो है वो तो ये कह रहे हैं कि विदेशों के अंदर डंका बज रहा है, विदेशों के अंदर कहा जाता है इतना बड़ा लोकतंत्र है, अर्थव्यवस्था के तौर पर देखिए 5वें नंबर पर हमारा देश आया है, तो आप कह रहे हैं विकास नहीं हो। कैसे विकास नहीं हो रहा? इन लोगों ने मेन जीडीपी दिखाने का जो फॉर्मूला था वही चेंज कर दिया है, तो कहां से विकास दिखेगा? कौन सा फॉर्मूला? जो पहले से जो सरकार फॉर्मूला चलती आ रही थी कि ऐसे जीडीपी काउंट होता है, उन लोगों ने फॉर्मूला ही चेंज कर दी है। अच्छा। तो जीडीपी इसके कारण कुछ भी करो हाई ही दिखता है। मैं वो कहना चाहता हूं कि जब कोरोना था तब नरेंद्र मोदी जी कहाँ थे, मुझे वो देखने का है। नरेंद्र मोदी जी अभी एक ही काम में व्यस्त थे, उनके सेंट्रल विस्टा जो अपना सांसद और जो पीएम हाउस बन रहा है उसमें अभी व्यस्त थे। हाँ। वो अभी तो देश के विकास में है। मैं वही बोल रहा हूँ कि उसका हम विरोध करते हैं, उसका विरोध करते क्योंकि हैं। वो जो सांसद बनेगा उसमें सब अलग अलग पार्टी के जो सांसद होंगे वो बैठने वाले हैं। हमें उनके लिए तो ऑलरेडी सांसद है, पीएम हाउस ऑलरेडी बहुत आलीशान सिक्योरिटी वाले हैं। लेकिन मैं वो कहना चाहता हूँ कि ये जो गुजरात में अभी रिवर फ्रंट बनाया, कांकरिया बनाया, उससे विकास नहीं दिखता है, क्योंकि बाहर के देश के जो पीएम सीएम आते हैं इधर प्रेसिडेंट, तो वो रिवर फ्रंट से निकल उनको सिर्फ रिवर फ्रंट दिखाते हैं ये सरकार। मैं पूछना चाहता हूँ कि जब रिवर फ्रंट दिखाते हैं तब आजू बाजू पे वो पर्दे लगा देते हैं। मेन अभी पैसों की जरूरत, जो वहाँ पे रिवर फ्रंट पे जो गरीब इंसान रह रहा है उसको पक्के मकान की जरूरत है, वो नहीं बना रहे हैं। उससे अच्छा वो खुद का घर बना रहे हैं। मैं वो कहना चाहता हूँ। वो तो देश सेवा कर रहे हैं ना, नरेंद्र देश। मोदी वो जी तो बोल कहते रहे हैं मैं कहा, मैं तो साधु हूँ एक तरीके से। नरेंद्र मोदी जी साधु है तो मैं बोल रहा हूँ कि उनको ये इतने पीएम हाउस में रहने की जरूरत क्या है? वो तो ऐसा बोलते हैं कि मैं क्या करेगा, झोला लेके निकल पड़ेगा। तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि साधु संत इंसान को 300 सीआर का घर में रहने की क्या जरूरत है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अभी कुछ युवा थे, इनके तमाम मुद्दे थे जिन्हें हमने जाना। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल पिलर। नेशनल पिलर, देश की आवाज।